आज हमारे साथ एक बार फिर से देश दुनिया के जाने माने स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट RS सिंह हैं। सिंह साहब, आजकल आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच युद्ध की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। ज़्यादातर लोग इसे मजहबी चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि आर्मेनिया क्रिश्चियन देश है और अज़रबैजान इस्लामिक, क्योंकि आर्मेनिया को रशिया का सपोर्ट है और अज़रबैजान को टर्की का। कुछ लोग इसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि संस्कृतियों का टकराव भी कह रहे हैं। कुछ लोग इसे महायुद्ध की चिंगारी के रूप में भी देख रहे हैं। आप क्या इन बातों से सहमत हैं? देखिए, आप जब अज़रबैजान की बात कर रहे हैं तो आप ये है अज़रबैजान और इसके इधर है, इसके लेफ्ट में आर्मीनिया है। तो आपने सही कहा कि युद्ध एक तरह से युद्ध चल रही है। लेकिन आपने जो ये सवाल पूछा कि क्या ये इसमें ये पूरा मजहबी मसला है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि नागोर्नो काराबाख जो एक डिस्प्यूटेड एरिया बता रहे हैं, वो तो एक सिर्फ बहाना है। असलियत में रूस को अपने यूरोपियन एनर्जी सप्लाई के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको रास्ते से हटाना है। तो इन दो लाइंस में मैंने आपको स्थिति समझाने की कोशिश की है। मज़हब मेन फैक्टर नहीं है, मज़हब इसमें सब फैक्टर है, और ज़्यादातर मज़हब जो होता है वो एक टूल होता है, और उसी तरह इसमें भी वो एक सब फैक्टर है जो मज़हब है। लेकिन आपको अगर पूरी इतिहास में बता दूं तो एक जो सबसे अहम बात दिमाग में आती है, जहन में आती है कि आर्मीनिया जो था दुनिया का सबसे पहला देश था जिसने आज से 1600 साल पहले 4th सेंचुरी AD में उसने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया था, पहला स्टेट। उसके पहले वो ज़ोरास्ट्रियनिज़्म भी था वहाँ पे। उसके बाद 7वीं शताब्दी में जब पर्शिया इस्लाम के उसमें इन्फ्लुएंस में आ गया, जब इस्लामिक बन गया, तो उनका भी यहाँ पे कब्ज़ा रहा। और उसके बाद ओटोमन जो ये तुर्की सुन्नी तुर्की जो थे वो भी, उनका भी इन पे कब्ज़ा रहा। लेकिन वो थोड़ी इतिहास की बात है। बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ सबका ये सुन्नी शियाज ये सब का मतलब यहाँ पे ये रहा है। और आपको मालूम है कि आर्मीनिया जो है वो क्रिश्चियन है, और वो अज़रबैजान जो है वो शिया कंट्री है बेसिकली, अज़रबैजान जो है। लेकिन आर्मीनिया की बात मैं कर रहा हूँ, तो आर्मीनिया में फिर रशियंस का भी कब्ज़ा हुआ 19th सेंचुरी में। फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, और वर्ल्ड वॉर 1 में आपको मालूम है कि रशिया की बहुत बुरी हालत हो गई, कमज़ोर हो गया, रशिया की हार हो गई। और उस हार के बाद रशिया और एलाइज़ की उस समय कई जो ये स्टेट्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, तो ये 2-3 साल के लिए इंडिपेंडेंट भी थे। लेकिन जब ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन जब हुआ, ये कम्युनिस्ट क्रांति जो हुई, तब लेनिन ने कहा कि वहाँ का बाकू का ऑयल हमको हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। अज़रबैजान का कैपिटल है अज़रबैजान का बाकू। ये एक्चुअली कैस्पियन सी, ये जो मैं दिखा रहा था आपको, ये वाला इलाका ये ही बाकू है, ये कैपिटल है अज़रबैजान का। तो लेनिन ने कहा कि हमारे लिए बहुत ये ज़रूरी है, तो इन्होंने इन्वेट कर दिया बोल्शेविक्स ने अज़रबैजान पे। लोगों ने काफ़ी रेजिस्ट किया, एक फिगर के मुताबिक कोई 20,000 अज़रबैजान के लोग उसमें मारे गए। और उसके बाद ये आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
आप यही समझ लीजिए कि ये कितना क्रिटिकल था, ये जो इनका जो बाकू का ऑयल था, कि ये जो पूरा ईस्टर्न फ्रंट जो है एनर्जी वाइज इसको बाकू ही सस्टेन कर रहा था रशियन फोर्सेस को, ये इतना सोवियत फोर्सेस को, ये इतना इंपॉर्टेंट था। ये करीब 80 से 90% तक की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी वो बाकू फील्ड्स से सप्लाई हो रही थी। तो उसके बाद से वर्ल्ड वॉर के बाद और भी थोड़ी जो है प्रोडक्शन उसमें कमी आई, लेकिन फिर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। और बाद में आपको मालूम है कि रशिया में अपना वो साइबेरिया में इस इलाके में काफ़ी ऑयल मिला इनको। लेकिन 91 में जब ये कोलैप्स करने लगा, जब ये सोवियत एम्पायर कोलैप्स कर गया, तो ये जो कैस्पियन सी रीजन जो है, ये जो पूरा जो क्षेत्र है, ये कैस्पियन सी का जो क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र अचानक यहां पे एक होड़ सी लग गई ऑयल कंपनीज की। तो पहले तो काफी तेल निकला है यहां पे, और ये अजरबैजान जैसे देशों का तो मतलब इकोनॉमी पलट गई। जब इकोनॉमी पलट गई तो आप देखिए उसमें जो वहाँ पर एक कू हुआ, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, अबुल फजल अलचिबी ऐसे करके उनका नाम था, अबुल फाज अलचिबी उनका नाम था। उनको एक कर्नल साहब ने कू करके हटा दिया। उनका कर्नल साहब का नाम था सूरत हुसैनयेव। और फिर उसके बाद ये वहाँ पे हैदर अलीयेव नाम के एक व्यक्ति आए, उन्होंने सत्ता संभाली। बड़ी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हुई उस समय। ऐसे भी कई साल थे जिसमें कि जीडीपी जो है वो 35% से बढ़ा अजरबैजान की, वो इतना ये सब। और उसी समय ये जो आपके अजेरी चिराग गुनेशी ऑयल फील्ड, और ये आपका शाह डेनीज गैस फील्ड, ये जो शाह डेनीज, ये इस इलाके में, ये जस्ट इधर कैस्पियन सी के अंदर में, जस्ट इनके टेरिटोरियल वाटर्स में। तो ये सारा कुछ ये इनको तेल मिला, प्रोस्पेरिटी बढ़ी। लेकिन आपको मालूम है कि प्रोस्पेरिटी जब आती है तो करप्शन भी होता है, फिर टोटलिटेरियनिज्म भी आता है, जो आपके तानाशाही जो टेंडेंसीज होते हैं वो भी उभर के आते हैं। फिर उसके बाद वहाँ भी जैसे हर देश में होता है, ये एनर्जी रिच देशों में, और जिनकी इकोनॉमी बेसिकली एनर्जी पे निर्भर करती है, वहाँ पर भी एक वो डायनेस्टिक रूल हो गया। और अब उनके पुत्र जो हैं इल्हाम अलीयेव, वो वहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो अजरबैजान शुरू से ही, और ये जो मैं आपको ऑयल का आज से नहीं, ये हिस्टोरिकल, मतलब इवन 5th-6th सेंचुरी ये सब में यहाँ से कुछ न कुछ बाकू से तेल निकलता रहता पूरी दुनिया में। मतलब ये वन ऑफ द फर्स्ट ऑयल फील्ड्स इन द वर्ल्ड ये बाकू का है। तो इन सब चीज़ों के पीछे मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें ये एनर्जी का फैक्टर जो है वो आज से नहीं, वो पहले से है, और किस तरह से वहाँ के जो समाज और उसकी राजनीति और जो वहाँ के जो रीजनल अलायंसेस हैं उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। सिंह साहब, आपने अजरबैजान में तख्ता पलट की बात की। क्या हम मानकर चलें इस्लामिक देशों में प्रजातंत्र एक अत्यंत दुर्लभ संभावना है? नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो इस्लामिक समाज है और उसकी बनावट ही कुछ ऐसी है, वो मजहबी बनावट ही ऐसा होता है
कि उसमें वाद विवाद, बहस, शोध, असहमति, इसका कोई ज़्यादा स्थान नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि फिर उसमें वहाँ पर टोटलिटेरियन रूल या सर्वसत्तावादी, जिसको सर्वसत्तावादी जो पहलू है वो बहुत मजबूत रहता है। लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपको कहूँगा कि मैं इसको इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी या जिस देश की भी आर्थिक व्यवस्था नेचुरल रिसोर्सेज पे हो, प्राकृतिक संपदा पे हो, वहाँ पर आप देखेंगे कि ये टोटलिटेरिज्म, सर्वसत्तावादी, वहाँ पर जो संस्कृति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप नॉर्वे का ले लें, एक नॉर्वे इसमें एक अपवाद है, लेकिन नॉर्वे अपवाद इसलिए है क्योंकि वो पहले प्रजातंत्र बने और बाद में वहाँ पर तेल मिला। या नहीं तो आप किसी देश का देख लो जहाँ पर जो जहाँ की आर्थिक व्यवस्था नेचुरल रिसोर्सेज पे निर्भर हो, वहाँ पर आप कभी जमहूरियत आप बहुत कम देखोगे। और इस्लामिक कंट्रीज़ में तो दोनों हैं, बहुत सारे, ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ में। अब इस्लामिक कंट्रीज़ में तो आपने देख ही लिया कि भाई जहाँ भी वहाँ जो जिस तरह की सरकारें हैं या ये जहाँ उनकी जो राजनीति है, तो राजनीति में कट्टरपंथी मजहब, राजनीति में कट्टरपंथी मजहब और मजहब में कट्टरपंथी राजनीति, ये इस्लामिक समाज का एक चरित्र है। ये आप कहीं भी ले लो, पाकिस्तान में ले लो, मजहब में आक्रामक राजनीति होगी और राजनीतिक में आक्रामक मजहब होगा। ये शुरू से ये सिलसिला चला रहा है। लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि कोई आप रूस का ले लो, रूस की जो पूरी आर्थिक व्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से या इन अ मेजर वे वो नेचुरल रिसोर्स पे है, प्राकृतिक संपदा पे। और वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट उसके पास गैस रिजर्व्स हैं। अभी वो कोई 32% गैस है उसके रिजर्व्स दुनिया के, एक एस्टिमेट के अनुसार 16% वो गैस सप्लाई कर रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल है, उसके ऑयल रिजर्व्स हैं उसके पास। गल्फ नहीं आएगा। 8% दुनिया के जो 8% यूरेनियम है वो रशिया के पास है। तो ये आपके मतलब कोल में रिच है, ऑयल में बहुत रिच है, गैस में रिच है। और तो और वो आप ये समझिए कि मोर देन 35 या 39% जो यूरोप की जो गैस जो है वो रशिया से सप्लाई होती है, और 30% ऑयल रशिया से यूरोप को। यानी कि वो अगर ये सप्लाई ना हो, और पूरी मोनोपोली है उनकी। ये कहते भी हैं कि हम तो आपको हम विंटर्स में हम चाहें तो आपको फ्रीज कर सकते हैं, इतना डिपेंडेंस है। तो वहाँ भी एक तरह से आप देख रहे हो कि पुतिन जो है वो काफी टाइम से वो जब तक जिंदा रहेंगे उन्होंने गद्दी तो छोड़ना नहीं। तो इसके कारण, इसके कई पहलू हो सकते हैं कि ये क्यों वहाँ पे ये सर्वसत्तावादी ये जो अरेंजमेंट्स हैं, और क्योंकि मुझे लगता है कि इतने सारे इंटरेस्ट होते हैं इसमें, इंटरनेशनल इंटरेस्ट, ये जो एनर्जी मार्केट्स में और एनर्जी सोर्सेज में, कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। और अगर प्रजातंत्र होगी भी तो ये जो भेड़िए जो है एनर्जी वाले जो बाहर के,
वो इसको पनपने नहीं देंगे। आप ईरान का ले लो ना, ईरान में क्या हुआ था, जितना एनर्जी मिला था, ऑयल मिला था वेस्ट एशिया में, ये सब ये जो यूरोप की जो कंपनीज हैं उन्होंने किया था। अगर आप पूरी दुनिया का नक्शा देखो, आप तो जितने ऑयल कंपनीज हैं ज़्यादातर या इस तरफ है या इस तरफ है, ठीक है ना, ऑयल कंपनीज जो शुरुआत से हैं। अब इन लोगों का पूरा इधर इस पे वही एक्सट्रैक्शन करते थे, वही एक्सप्लोरेशन करते थे, वही एक्सट्रैक्शन करते थे। तो 53 में कुछ इन्होंने कहा कि भाई हमको रॉयल्टी थोड़ा बढ़ाओ, ईरान ने कहा, इन्होंने मना कर दिया। फिर ब्रिटिश पेट्रोलियम था, उन्होंने कू करवा दिया इन्होंने, ये वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर, और जो मोसद्देक जो प्राइम मिनिस्टर था उसका असैसिनेशन करवा दिया। तो इसलिए ये केवल ये मजहबी नहीं है, जिस देश के पास भी बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संपदा होगी वहाँ पे प्रजातंत्र का होना। अफ्रीकन कंट्रीज का आप देख लो। और होता क्या है इसमें कि वो जो भी वो सत्ता में रहता है उसके साथ पहले से अरेंजमेंट हो जाती है कि भाई ये सस्ते दाम में हमको देना, हम तुम्हारा फायदा पहुंचाएंगे, तुम हमारा फायदा पहुंचाना। तो ये हकीकत है। सिंह साहब, आप अजरबैजान आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट पर मजहबी पहलू के बारे में कुछ बता रहे थे। नहीं, मैंने तो आपको ये कहा कि मज़हब एक फैक्टर है, लेकिन इस अजरबैजान या आर्मीनिया वाले उसमें जो अभी युद्ध चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें मज़हब एक सब फैक्टर है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आप देखें तो मेन जो इसका फैक्टर है या पहलू है वो है एनर्जी, और वो भी एनर्जी सप्लाई टू यूरोप। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको मालूम है 39% गैस और 30% ऑयल जो रशिया का है वो रशियन पाइपलाइन से डिलीवर होता है, ठीक है ना। लेकिन आर्मीनिया के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया कि 3rd-4th सेंचुरी में ये पहला देश था जिसने ऑफिशियली अडॉप्ट किया क्रिश्चियनिटी को एज आपको 301 कुछ डेट, कुछ लोग कहते हैं ये 301 में हुआ था, 301 AD में। लेकिन एक इसमें आपको जो मैंने कहा कि कितना क्रिटिकल था वर्ल्ड वॉर 2 में ये बाकू का जो ऑयल ईस्टर्न फ्रंट में, मैंने बताया कि 80% वो सप्लाई वो हो रहा था। और मैं ये भी बताया आपको कि रशिया में खुद उसके बाद 50s और 60s के बीच में, मिड 50s में वोल्गा और यूराल ये इस रीजन में काफ़ी इनको ऑयल मिला, और वो धीरे धीरे आके वो यूराल और वोल्गा वाली जो ऑयल रिसोर्सेज थी वो डिप्लीट होती गई, और मेरे ख्याल से 75 तक वो 1975 तक वो पीक पे पहुंच गया था। लेकिन उसी समय वो 60 to 68 के बीच में ये जो साइबेरियन रीजन जो है, ये साइबेरिया में बहुत सारा ऑयल इनको मिल गया रशिया को। तो अब देखिए क्या मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बाकू के ऑयल का क्या रोल था। आपको मैंने पहले ये भी बताया कि लेनिन ने क्यों हमला करवाया था, इन्वेड करवाया था अजरबैजान को। उन्होंने कहा था कि ये क्रिटिकल है हमारे लिए। लेकिन जब ये सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो अजरबैजान जो कि किसी ज़माने में एनर्जी सप्लाई का एसेट होता था वो कॉम्पिटिटर बन गया, क्योंकि उनके खुद के पास वो गैस और अब ऑयल निकल आया। तो वही एक एसेट से वो एक कॉम्पिटिटर बन जाना, या उसका मतलब ये एक तरह से इनिमिकल प्रपोर्शन भी हो गया, उसमें दुश्मनी भी एक तरह से हुई। जहाँ तक मजहबी का सवाल है तो आर्मीनिया के बारे में मैंने आपको कहा कि देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसमें एक दर्दनाक ऐतिहासिक पहलू भी है।
आर्मीनिया क्रिश्चियन कंट्री था, उस पर सेल्जुक टर्क्स का भी, ऑटोमन्स का भी, पर्शियंस का भी उसका ये हुआ। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि जो ईस्टर्न पोर्शन था वो रशिया को के अधीन हो गया और जो वेस्टर्न पोर्शन था वो टर्की के अगेंस्ट हो गया। तो जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो उसमें कोई 1.5 लाख आर्मीनियंस जो थे वो इनके अधीन थे, ये ऑटोमन एम्पायर के, तुर्की के अधीन थे। और काफ़ी मात्रा में कोई 40,000 लोग वर्ल्ड वॉर के समय उनकी सेना में थे। लेकिन फिर किसी ने ऐसी अफवाहें उड़ाई, कुछ ऐसा नैरेटिव चला कि ये लोग क्योंकि क्रिश्चियन हैं इसलिए रशिया के साथ हैं ये लोग इस वॉर में, क्योंकि तुर्की और जर्मनी एक साथ थे उस समय और रशिया दूसरे खेमे में था। तो इनको ये शक हुआ कि, और अफवाहें चलाई गई, नैरेटिव ऐसा बनाया गया। और उसके बाद साहब इन्होंने ये जो ये तुर्की जो था आर्मीनियंस के खिलाफ इन्होंने नरसंहार ये किया। और उस नरसंहार में कई नहीं, वो फिगर्स जो मैं आपको बताया था वो सॉरी वो थोड़ा कन्फ्यूजन था, वो 1.5 उसका नहीं 1.5 मिलियन थे उसमें। और ज़्यादातर आर्मीनियंस को उन्होंने मतलब एक्सटर्मिनेट कर दिया था उसमें। कोई फिगर कहते हैं कि 10 से 15 लाख, ठीक है ना, 1 to 1.5 मिलियन लोगों को इन्होंने एक्सटर्मिनेट किया था उस समय टर्की ने। जी। और उसको वो एक होलोकास्ट था, वो नरसंहार था। मानते नहीं है लेकिन सभी लोग तो ये जूस की होलोकास्ट की बात करते हैं, नरसंहार की। हाँ, हिटलर के द्वारा इसके बारे में कोई नहीं बात करता है। और यही नहीं, ये नरसंहार वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के उनके बाद भी 1922 तक चली है। ये हिटलर को तो गालियां देते हैं और टर्की वही मैं कह रहा हूं। तो ये एक ऐतिहासिक पहलू जरूर है, ये एक ऐतिहासिक पहलू जरूर है। और अगर आप मजहबी उससे देखेंगे तो आर्मीनिया से हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। शायद आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर्मीनिया में जब भी ये रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ तो लोग यहाँ पर भाग के आए। तो उसके पहले का छोड़ दीजिए, बहुत स्किल्ड लोग थे, बंदूकें अच्छी बनाते थे, सिल्क ट्रेड में भी थे। जो अकबर की जो पत्नी थी मरियम, वो आर्मीनिया से थी, ठीक है, वो आर्मीनिया से थी। और कलकत्ता में और कई जगहों पे इनका बहुत मतलब सभी शासकों ने काफ़ी एनकरेज किया। तो जब यहाँ ब्रिटिश आए थे तो आर्मेनियंस एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी सभी मेजर जगहों पे। और इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इनको काफ़ी कंसेशंस दे रखा था आर्मीनियंस को, क्योंकि एसेट होंगे वो उस मामले में। और कोई 17वीं शताब्दी में ही यहाँ पे कलकत्ता में पहली वो नाजरत की चर्च बन गई थी। और एक चर्च आगरा में बना था उसी 18वीं शताब्दी में। आपने वो सुना होगा, वो जो पहला एक जो रिकॉर्ड इंडिया में जो रिकॉर्डिंग हुई थी, ठीक है ना, एक गौहर जान कोई सिंगर थी, उसका सबसे पहले रिकॉर्ड वो आर्मीनियन थी। तो हमारा आर्मीनिया से बहुत पुराना रिश्ता है। अकबर का जो चीफ जस्टिस था, नाम मैं भूल रहा हूँ, अकबर का चीफ जस्टिस याद आएगा तो बताऊंगा आपको, वो भी आर्मीनिया का था, वो अकबरनामा में ये लिखा हुआ है। तो आर्मीनियन कम्युनिटी यहाँ से हमेशा, और वो सब वही कह रहे हैं कि यहाँ से जो भी दुनिया में जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ थे सबको हमने शरण दिया। तो इसलिए शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि आर्मीनिया से हमारा बहुत पुराना
पुराना रिश्ता है। तो आपने वो मजहबी जो पहलू या तो ये बताना ज़रूरी था कि हाँ, सब टेरेनियन लेवल्स पे ज़रूर मजहब है, वो हमेशा से रहता है। भाई ये तो कोई कह के नहीं लड़ाई करता है ना कि मैं तेल के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, वो तो कुछ और कारण देगा ना कि ये इसने हमारा इलाका ले लिया, इसका जो रूल है ये बहुत डेस्पोटिक रूल है, इसने हमारे साथ इसमें धोखा दिया है, कोई और हमारा समझौते में, ये ऊपर के कारण हो सकते हैं या सब फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य जो प्रिंसिपल फैक्टर जो है, एनर्जी, मुख्य पहलू जो है वो है एनर्जी का। और मैं आपको फिर मैं समझाऊंगा कि ये अज़रबैजान से जो गैस निकल रही है, अब यही कोशिश है कि इसको किसी तरीके से बाईपास करें रशिया को, क्योंकि किसी भी एक कंट्री पर का इतना बड़ा स्ट्रैंगल होल्ड होना पूरे यूरोप पे, तो फिर नाटो का क्या फ़ायदा? वो तो सही बात है। फिर नाटो का क्या फ़ायदा जब आप इतने, जब एनर्जी के लिए ही आप अपने ओवर डिपेंडेंस, और ये ओवर डिपेंडेंस से सब दुखी हैं यूरोप में। यूरोप में दुखी हैं, लेकिन दे कैन नॉट गेट देयर एक्ट टुगेदर, एक साथ वो कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं वो कर पा रहे हैं। यही दुख की बात है। तो आगे इस पर चर्चा होगी, इस पर आगे चर्चा होगी। वो निर्भर करता है कि आप मुझसे कैसे सवाल आप पूछते हैं मुझसे। सिंह साहब, इस बात को थोड़ा विस्तार से समझाएं कि रशिया और अज़रबैजान में किस तरह का कंपटीशन है। नहीं, मैंने आपको बताया कि जो रशिया की एनर्जी है 30% वो पूरे यूरोप का, इस पूरे यूरोप का 30% रिक्वायरमेंट ऑयल का और 39% गैस का वो सप्लाई करती है, वो फीड करती है। तो एक तरह से आप देखें तो ये तो एक तरह से एक पूर्ण निर्भरता इसको कहते हैं। और इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप रशिया की भौगोलिक स्थिति देखें तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके जो इकॉनमी जो है वो निर्भर करता है नेचुरल रिसोर्सेज पे। उसमें ऑयल और गैस का एक बहुत बड़ा स्थान है इनका। आपको मैंने ये भी बताया कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ गैस है और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल है, और रिजर्व्स के मामले में भी ये काफ़ी मतलब ब्लेस्ड हैं, जिसको इनको ऊपर वाले ने काफ़ी बख्शा है, मतलब जो प्राकृतिक संपदा जो है उससे। तो एक अभी इन्होंने एक चाइना के साथ इन्होंने एक पाइपलाइन बनाया है, और वो साखालिन, युक्तिया, खाराबोस और ये व्लादिवोस्टॉक पाइपलाइन, ये वाली पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन, ये जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ ईस्टर्न साइड में जी, ईस्टर्न साइड में। तो वो 400 बिलियन की है और बड़ी लंबी पाइपलाइन है, ऑलमोस्ट 3968 किलोमीटर्स लंबी पाइपलाइन है। और ऐसी खबर है कि दिसंबर 2019 से जो है सप्लाई वो शुरू भी हो गया है। तो लेकिन ये ईस्टर्न वाले की हम बात नहीं करेंगे, वहाँ पर कोई ऐसा कंटेंशियस मुद्दा नहीं है। लेकिन जो असली मुद्दा जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है, या जिस मुद्दे ने ये युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है, वो है ये वेस्टर्न पाइपलाइंस, ये वेस्टर्न पाइपलाइंस के बारे में। और आपको ये भी बता दें कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब दो ब्लॉक्स बने हुए थे, सोवियत ब्लॉक और ये आपका नाटो कंट्रीज़ और वार्सो कंट्रीज़, तो ये जितने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थे ये सारे सैटेलाइट्स थे सोवियत यूनियन के। तो 1964 में एक इन्होंने पूरी पाइपलाइन बिछाई वहाँ पे इनको ऑयल सप्लाई के लिए एक, और उसमें जितने ये इनके सैटेलाइट कंट्रीज़ थे
उसको ये 100% एनर्जी ये सप्लाई करते थे। वहाँ भी स्थिति इतनी मतलब उसके बाद से बदली नहीं है, बाकी यूरोप में तो हो ही रहा है। तो आप अगर देखें तो पूरे यूरोप का ऑलमोस्ट मोर देन हाफ जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रशिया सप्लाई करता है, एक तरह से मोनोपोली है। कुछ तो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें 100% उनकी रिक्वायरमेंट रशिया सप्लाई करता है। तो अब जैसे कि आपका ये इस्टोनिया, फिनलैंड, ये सारे इस्टोनिया, फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, ये बेलारूस, ये सारे कंट्री हैं। उसके बाद हंगरी 83%, फिर आपका स्लोवेनिया 70% से ज़्यादा, चेक रिपब्लिक को 63%, पोलैंड 57% डिपेंडेंट है, इटली 13 ऑलमोस्ट 35-36% इटली का डिपेंडेंस है, फ्रांस का है 18%, जर्मनी का है 46%। तो ये वेरी हाई परसेंटेज डिपेंडेंस। तो वही जो मैं कह रहा था कि इतना हैवी मतलब डिपेंडेंस, ये तो एक तरह का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक लिवरेज है रशिया के पास में। तो ये जो 64 में जो पाइपलाइन ये बनी, ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ठीक है, ये देखिए, एक ये नॉर्दर्न रूट था और एक ये सदर्न रूट। ये नॉर्दर्न रूट जो है ये बेलारूस जाता है, और जो सदर्न रूट है वो यूक्रेन, ये तो, और वहाँ से कई वो रेडियल्स जो है वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को जाते हैं, नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस। तो ये पूरी मतलब ये ऑयल का भी यही था, और गैस का भी सप्लाई का मतलब यही डिपेंडेंस था, इसका ये रूट था है। अब है क्या कि मैंने जैसा कहा कि कोई भी देश, कोई भी रीजन, खास करके जैसे नाटो जैसा ब्लॉक है या यूरोपियन यूनियन है, ये एक वल्नरेबिलिटी तो है, कहीं से तो उनको खतरा महसूस जरूर होता है कि भाई अच्छा यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट में खतरा सा तो आ ही गया था, तो इसको लेके चिंतित हैं। अमेरिका भी चिंतित है, और अमेरिका के आपको मालूम है कि वहाँ उसको सरप्लस गैस हो गया शेल टेक्नोलॉजी से, तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। तो इस डिपेंडेंस को कई लोग, इसको अमेरिकन्स कहते हैं कि ये जो रशियन एनर्जी सप्लाई है वो टूल ऑफ कोअर्शन है, कि वो जब भी चाहे यूरोप की बांह मोड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसको ये लोग बाईपास करने के लिए कई तरह के इनके पास प्रपोजल्स हैं, और उसमें एक जो सबसे बड़ा जो ये प्रपोजल था, ये जो मैं ये रेड से मैं दिखा रहा हूँ आपके, अजरबैजान के थ्रू, अजरबैजान, बाकू, BTC, बाकू तिब्लिसी सेहन। बाकू ये अजरबैजान का ये है, ठीक है, बताया था आपको। यहाँ से ऑयल, ये शार डेनिस फील्ड से मतलब ये पहले तो ये BTC का जो बात करी है, ये सबसे बड़ा इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी, उसने पूरे उसको उलट पुलट दिया, क्योंकि अब ये रशिया की जो मोनोपोली है उसको ये चैलेंज करता है, क्योंकि ये रशियन टेरिटरी से इसको नहीं जाना है। अब है कि इसको, अब इसी को ये साउथ कॉरिडोर गैस पाइपलाइन में इसी अलाइनमेंट पे वो डालना चाहते हैं, ठीक है। ये BTC जो बाकू तिब्लिसी सीहन, ये सीहन पोर्ट है तुर्की का, वो 2006 में ऑपरेशनल हो गया था, और उसके बाद से अब इसको इसी अलाइनमेंट पे एक ये गैस पाइपलाइन वो लगाना की बात चल रही है। तो ये अभी जो गैज़प्रॉम जो मेन एजेंसी है वहाँ की, कमर्शियल फर्म जो है रशिया की, उनके जो चीफ हैं, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा
कि अगर ये अलाइनमेंट बाकू वाला BTC। जी बाकू नहीं, बीटीसी को ये, बीटीसी तो तेल वाले को बोलते हैं, इसको उसी ले अलाइनमेंट पे है, इसको सदर्न गैस कॉरिडोर बोलते हैं। अच्छा। ठीक है ना, कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे, विल बी फिनिश्ड। तो अब यूरोप के लिए ऑल्टरनेटिव है, रशिया के लिए ये एक तरह से एक Do or die। डू और डाई सिचुएशन है। एक तरह से उनको चुनौती दी जा रही है। उनके जो पूरा इकोनॉमी जो है, जो क्रिटिकल इकोनॉमिक जो उनका इंटरेस्ट है, उसको उस पर हमला कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने वो उसका अपोज कर रहे हैं ये लोग। और ये अभी तक ये डिपेंडेंस आपको दिखा रहा था ना, ये ग्रीन वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये डिपेंडेंस। अच्छा, इसमें जो यहाँ से भी कैस्पियन सी में भी इसमें फीड होता है, ये ग्रीन वाले लाइंस में। और ये जो मैंने आपको बताया था, ये यूराल रीजन, वहाँ से भी तेल इसमें और गैस फीड होता है। ठीक है ना। इसमें आपको ये भी बताया कि एक पाइपलाइन बेलारूस तक जाती है और दूसरी जो है ये वाली बेलारूस तक और ये यूक्रेन तक जाती है। और ये भी बताया कि ये बाईपास करने का जो इन्होंने जो काम जो चल रही है, और बीटीसी जो उसके बारे में बताया। तो ये सारी अगर आप देखें तो ये होड़ यही चल रही है कि यूरोप भी चाहता है डाइवर्सिफाई करना, अमेरिकन्स भी चाहते हैं कि ये डाइवर्सिफाई हो। अमेरिकन्स भी नहीं चाहते कि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस हो रशिया के ऊपर, रशिया के ऊपर में। तो वो हर अपनी मतलब हर तरीके से वो प्रयत्न कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका का भी अपना कमर्शियल इंटरेस्ट है। तो अभी क्या हुआ कि जब ये बात चली रही है ये, तो आप अज़रबैजान आर्मीनिया के कॉन्फ्लिक्ट को इस पाइपलाइन के नज़रिए से देखें कि ये कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली डिसरप्ट हो जाएगा ये जो प्रोजेक्ट जो है, ये गैस पाइपलाइन का। और देखिए जो फ्यूचर है ना एनर्जी मार्केट का, वो गैस है। बिकॉज आजकल ये कार्बन फुटप्रिंट्स की बहुत बात हो रही है, इन्वायरमेंट की बहुत बात हो रही है। तो गैस का आपको मालूम है कि कार्बन फुटप्रिंट कहीं ज़्यादा कम होता है, ऑयल से कहीं ज़्यादा वो क्लीनर एनर्जी है। यूरोप ने भी कुछ टारगेट्स अपने लिए बनाए हुए हैं वो क्लीन एनर्जी के लिए। तो इसलिए जो अभी ऑयल से हटके जो वर्ल्ड का जो फोकस जो है गैस के ऊपर, वो गैस के ऊपर है। तो बीटीसी पाइपलाइन से उनको नुकसान नहीं पहुंचा, उनको इतना खतरा नहीं महसूस हुआ जितना ये सदर्न कॉरिडोर गैस लाइन से इनको, क्योंकि ये लाइन सदर्न गैस कॉरिडोर वाली फिर ये आगे चली जाती है, ये आगे चली जाती है, ये इटली और ये आगे वेस्टर्न यूरोप की तरफ चली जाती है। तो ये एक बिल्कुल मतलब इस मोनोपोली को ये ख़त्म करता है। तो अब हुआ क्या कि एक तो ये विवाद चल ही रहा है, और आपको बताया कि आप आर्मीनिया और अज़रबैजान के कॉन्फ्लिक्ट को इस संदर्भ में देखें। और दूसरा एक इन्होंने तब तक क्या किया, इन्होंने रशियंस ने, कि इन्होंने एक नॉर्ड स्ट्रीम करके ये वाला जो ब्लू पाइपलाइन है, एक इन्होंने जर्मनी के साथ पार्टनरशिप करके ये पाइपलाइन ये कंस्ट्रक्ट करना इन्होंने शुरू किया। और ये जो है ये बाल्टिक सी के ये बाल्टिक सी के थ्रू एंड थ्रू जाती है, ये ठीक बाल्टिक सी के थ्रू दुनिया की ये सबसे बड़ी पाइपलाइन है जो कि अंडर वाटर जा रही है। और जर्मनी को डायरेक्टली अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, बहुत उन्होंने सैंक्शन कर दिया।
लेकिन जब तक ये सैंक्शन का इफेक्ट होता 80% से ज़्यादा इसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब सैंक्शन का क्या है कि जो कुछ स्पेशलाइज्ड शिप्स जो हैं, जो कि वो ये अंडर वाटर पाइपलाइंस जो ले करते हैं, उन पे सैंक्शंस लग गया है, तो अभी काम रुक गया है। लेकिन वो मर्कल जो है, जो जर्मनी की चांसलर हैं मर्कल, वो कह रही हैं कि भाई ये तो बहुत जाती है, ये तो हमारी स्वायत्तता सोवरेनिटी के साथ छेड़छाड़ है, हम किसी के साथ भी ये करें। और अमेरिका कह रहे नहीं, ये आपकी स्वायत्तता की बात नहीं है, ये तो पूरे नाटो को इससे खतरा है, पूरे यूरोप को खतरा है। तो वो कह रहे कि नहीं, आप ये इसको कैंसिल करेंगे। लेकिन अब ये बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। 80% बन गया सर। 80% से ज़्यादा ये नॉर्थ स्ट्रीम, ये इस वाले की बात कर रहा हूँ। तो एक तो पहले बताया कि इधर से बाईपास करने की कोशिश की गई, और एक ये बाईपास करने फिर जब इधर से बाईपास ये करने की कोशिश की तो इन्होंने, रशियंस ने कहा कि ठीक है, हम एक दूसरा रास्ता वो करते हैं, डायरेक्ट रास्ता। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये सारे जो पाइपलाइंस हैं ये यूक्रेन से होके जाते हैं, और यूक्रेन जो है वो आपको मालूम है कि वो ये वेस्टर्न ब्लॉक के करीब आना चाहता है। वो रशिया से एक तरह से आप कहिए कि डिवोर्स, तलाक उसने मांग ली। तो अब अमेरिकन का ये भी कहना है कि भाई अगर ये वाली जो नॉर्थ स्ट्रीम लाइन बनी, तब तो यूक्रेन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रह जाएगा रशिया का। तो जब डिपेंडेंस नहीं रह जाएगा तो वो कुछ भी कर लेगा यूक्रेन के साथ, तो यूक्रेन के पास कोई लिवरेज नहीं रहेगा। तो ये सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। तो इसीलिए ये जो आर्मेनिया अजरबैजान, हालांकि ये जो लाइन जो मैं सदर्न गैस कॉरिडोर की मैं बात कर रहा हूँ, या ये बीटीसी बाकू तब्लिकी है ऑयल पाइपलाइन है, या सदर्न गैस कॉरिडोर पाइपलाइन है, ये सारा का सारा आर्मेनिया को बाईपास करती है। इसीलिए रशिया सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को, ताकि ये रुके। नहीं, वो बाईपास नहीं, रशिया तो इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि वो चाहता ही नहीं है कि ये सदर्न गैस कॉरिडोर हो, कोई डिपेंडेंस यूरोप का डाइवर्सिफाई हो, वो नहीं चाहता है। फिर मैंने कहा कि नॉर्थ स्ट्रीम वाला जो प्रोजेक्ट है उस पर ही उन्होंने ये किया। अब है क्या कि आपको मैंने बताया कि मर्कल कह रही हैं सॉवरेनिटी के बारे में, सॉवरेनिटी से ज़्यादा वो कह रही हैं कि अमेरिका का अपना कमर्शियल इंटरेस्ट है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अमेरिका में बहुत ज़्यादा शेल गैस, सरप्लस गैस निकल गया है, तो अब वो भेजें कैसे वो। तो एक तरीका है उसको लिक्विफाइड करने का, LNG करके उसको फिर आप यहाँ आप सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो आप ये चल रहे हैं, ये एनर्जी सप्लाई टू यूरोप का मामला है, और इसी पे ये रशिया और बाकी जो देश हैं उनके बीच में इस तरह की ये द्वंद्व चल रही है। अब कोई कहता है कि इसका क्या अंत होगा, क्या द्वंद्व जंग में बदलेगा, तो जंग तो हो ही रही है। अब वो कितना बड़ा रूप लेगा मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो इसलिए, लेकिन पूरा जो इसमें सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो है एनर्जी सप्लाई टू यूरोप। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझ में आ गया पॉइंट, ये कुछ क्लैरिटी मैं दे पाया इस पूरे मुद्दे को। सिंह साहब, आपने जो अभी तक बताया उससे एक तथ्य उभरता है कि यूरोप में एनर्जी सप्लाई की पूरी मोनोपोली रशिया के पास है। ये यूरोप के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? नहीं, आप बताए ना, एक ग्रुपिंग है नाटो, फिर मैं वही पूछता हूँ, फिर नाटो का मतलब क्या रह गया? बिना एनर्जी सप्लाई के कोई काम हो सकती है? नहीं। युद्ध के पहले, युद्ध के समय, युद्ध के बाद, हर स्थिति में एनर्जी चाहिए। और फिर आप ये यूं ही भी इसको देख ले कि इसे समझिए कि
अगर ये एनर्जी नहीं मिलता तो आज यूरोप का क्या हाल होता। और जब ये हिंदुस्तान आए थे ये यूरोपियंस, जब यहाँ माल की लूट के लिए, तो उस समय क्या स्थिति रही होगी? उस समय तो ये इस तरह की एनर्जी व्यवस्था थी नहीं। जाहिर सी बात है, इसीलिए यहाँ लूटने आए थे वो। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो और एनर्जी की ज़रूरत हो गई। पर कैपिटा जो कंजम्पशन है फिर एनर्जी है वो हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा है वहाँ पर। तो उनके लिए तो ये एक तरह से ज़िंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन इस डिपेंडेंसी से यूरोप, मैंने बताया, यूरोप भी परेशान है और अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि लीडरशिप जो वेस्टर्न वर्ल्ड का है वो तो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही है। वो तो हालात बदलने वाले नहीं हैं। और जब आपकी इस तरह की लिवरेज होती है तो आप कई तरीके से वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरी बात कि अब वो समझ तो रहे हैं कि इसको किस तरह से इस डिपेंडेंसी को कम किया जाए, अपना सोर्सिंग का जो किस तरह से डाइवर्सिफाई किया जाए। तो उसमें दो ही विकल्प हैं। अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें तो उसमें दो ही विकल्प है। एक है ये कैस्पियन सी का इलाका और दूसरा है ये मेडिटेरेनियन, ये वाला इलाका, मेडिटेरेनियन का इलाका। ये दो विकल्प है। अब कैस्पियन सी का, ये जब सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ तो ये जो कैस्पियन सी के चारों तरफ जो देश हैं ये लैंडलॉक्ड, ये पूरे लैंडलॉक्ड थे, तो उनकी उस समय उतनी अहमियत नहीं थी। जैसे ही ये डिसॉल्व हुआ तो कुछ ऐसी परिस्थिति वहाँ पर, मतलब ऐसे लगा जैसे इनका मतलब भाग्य चमक गया। कजाकिस्तान वगैरह जितने बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पूरा कैस्पियन सी के कोई 5 कंट्रीज हैं यहाँ पे, ठीक है। रशिया है, तुर्कमेनिस्तान है, फिर नीचे ईरान है, कजाकिस्तान और अज़रबैजान, ये कंट्रीज़ हैं। तो ये इनकी अब यहाँ पे खास करके अज़रबैजान में तो बिल्कुल वो जो उसके कोस्ट में पूरे नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस। और आपको पहले ही बताया था, ऐतिहासिक रूप से भी वहाँ पर ये बहुत पुरानी वहाँ पर ये ऑयल रिजर्व्स थे। और डिसोल्यूशन के बाद और भी ज़्यादा उसको इम्पीटस मिला। ये शाह डेनिस गैस फील्ड, ये सब और उभर के आया, तो वहाँ होड़ लग गई। ये जितनी एनर्जी कंपनियां हैं, चाहे वो टोटल हो या ब्रिटिश पेट्रोलियम हो, या जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूनिको, लोग सब की होड़ लग गई वहाँ पे। सब वहाँ प्रोस्पेक्टिंग के लिए पहुँच गए। तो ये जो मैं कह रहा था आपको कि दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेंचुरी, जो 94 वाली की बात कर रहा हूँ मैं, बाकू तिब्लिसी और सीहन पाइपलाइन के, इसमें वो अकेले नहीं हैं। वो इसमें कई लोगों का उसमें कंपनीज़ का योगदान है। सबके अपने अपने शेयर्स हैं। वो आप देख सकते हैं, ये आपको इंटरनेट पे ये मिल जाएगा कि कितना किसका, मतलब मेजर शेयर ऑफ कोर्स अज़रबैजान का है, लेकिन बाकियों का भी उसमें है। तो ये जो ये सडनली जो ये इम्पोर्टेंस, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ गया ये कैस्पियन सी रीजन का, लैंडलॉक्ड कंट्री, वो वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए का वहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। उनके ढेर सारे ऑयल कंपनीज आ गए और रशिया का इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो गया, वो होता गया। अब इसके कई स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस है कि ये रीजन जो है ये यूएस और उसके वेस्टर्न एलाइज के लिए, या यूरोप और यूएसए के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया ये रीजन। और ये इसके इन्फ्लुएंस से काफ़ी निकलता गया। रशिया का इन्फ्लुएंस है। दूसरा मैंने कॉन्सिक्वेंस जो बोला था आपको, इसका जो असर जो हुआ कि आर्मीनिया को इन्होंने एक तरह से पूरी तरीके से बाईपास कर दिया।
तीसरा इसका स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंस है कि जो कॉन्फ्लिक्ट, ये एरिया कॉन्फ्लिक्ट प्रोन हो गया, तो इसके कई स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो कैस्पियन सी रीजन जो है एक तरह से एक यही रशियन का मोनोपोली के कारण, ये एनर्जी मोनोपोली ओवर यूरोप के कारण ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन ये बन गया है। अब ये जो स्टेट्स हैं इन्होंने आपस में ये बंटवारा कर लिया है कैस्पियन सी का। पहले तो कैस्पियन सी जब सोवियत यूनियन था तो ईरान और यूएसएसआर के बीच में एक लाइन थी। 2018 में इन्होंने कोई समझौता किया है और अभी जो इनकी जो कोस्ट लाइन है तो रशिया का करीब 747 किलोमीटर है, कजाकिस्तान का 1422 किलोमीटर, तुर्कमेनिस्तान का करीब 1038 किलोमीटर, ईरान का 728 और अज़रबैजान का कोई 818 किलोमीटर। इस तरीके से इन्होंने बांट कर ये कर लिया है। और उसमें जो इनका टेरिटोरियल वाटर्स है वो 24 किलोमीटर का है और 16 किलोमीटर और EEZ है। लेकिन आप अगर नक्शा देखें, एनर्जी का नक्शा, तो अज़रबैजान में आप देखोगे वो नक्शे में कि कितने प्रूवन गैस फील्ड्स हैं। उधर भी है, तुर्कमेनिस्तान के भी तरफ है, लेकिन इस तरफ तो अज़रबैजान के तरफ मतलब दैट इज हो ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस ये कर रहे हैं, मतलब पोटेंशियल है। ये भी बात सही है कि उनका अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन भी काफ़ी बढ़ रहा है गैस का, वो एक अलग एक पहलू है। लेकिन अगर आप पूरी परिस्थिति को देखें आप, तो ये नॉर्थ स्ट्रीम की बात मैं कर रहा था, ये नॉर्थ स्ट्रीम वो ब्लू वाली पाइपलाइन की, रशिया जर्मनी जो रशिया की, तो अभी ये इन्होंने सैंक्शन लगा दिया। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ये जो मैं पूरी जो पाइपलाइन पॉलिटिक्स, पाइपलाइन जो राइवलरीली पाइपलाइन की जो कंपटीशन है, इसकी जो मैं बात करूँ कि क्या असर हो रहा है कि जर्मनी, भाई वो भी एक नाटो का मेंबर है और आज उसको उसके पाइपलाइन पे वो सैंक्शन लगा रहा है। यूएसए, रोनाल्ड रीगन ने कहा था ये कि ये बहुत खतरनाक अवस्था है और यूरोप को मैंने कहा था कि तुम अपने आप को किसी तरह से धीरे धीरे अलग कर लो, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और इसका डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होगा। अब डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस मैंने कहा कि अगर रशिया का अगर इन्फ्लुएंस घटा, तुर्की का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, जाहिर सी बात है। तो ये करीब 1200 किलोमीटर ये लंबी लाइन है, ये जो नॉर्थ स्ट्रीम लाइन जो है। अब इस पे जब इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है तो मेरे ख्याल से इतना इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ ना कुछ तो मतलब ये उसको यूं ही तो नहीं कोई छोड़ देगा। अब इसका अंजाम क्या होगा? अब यही कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती हैं। तो मैंने आपको कहा कि जो आपने सवाल पूछा कि इसके बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, आप ही देख लें, आप नक्शे से आप जज कर लें कि कितने कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इससे तैयार किए हैं और किस तरह का एक अनसर्टनिटी प्रिवेल कर रहा है। तो ये है इसकी, और इसमें है क्या, मैंने कहा कि इतना पैसा लगाया गया है उसमें। दूसरी बात, इतनी सारी इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं, आप इनमें एक्सो मोबिल, टोटल, जितनी आप कंपनियां आप जानते हो, सारी की सारी कंपनियां यहाँ पे लगी हुई। बीटीसी पाइपलाइन में हमारा ओएनजीसी विदेश का भी 2-2.5% स्टेक्स कुछ तो है।
सिंह साहब, अभी आपने मेडिटेरियन सी की भी चर्चा की थी, उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से स्पष्ट करें। हाँ बिल्कुल। पहले मैंने बताया था कि ये पूरे जो ये आप देख रहे हैं, ये जियोपॉलिटिकल जो राइवलरी चल रही है और ये यूरोप के एनर्जी सप्लाई की जो मोनोपोली और डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रही है, अभी उसका सल्यूशन मैंने कहा कि दो रीजन पे है, कैस्पियन सी रीजन एक में मेडिटेरियन। और मेडिटेरेनियन रीजन पे। मैं रोनाल्ड रीगन की बात कह रहा था, तो जिस समय ये पाइपलाइन ये सब बन रहे थे और ये एक्सटेंड हो रहा था, तो रोनाल्ड रीगन ने ये कहा था कि ये जो पाइपलाइन जो बन रहा है यूरोप में, इससे केवल ईस्टर्न यूरोप जो कि सोवियत इन्फ्लुएंस में है उसी को खतरा नहीं है, लेकिन वेस्टर्न यूरोप पर भी इसका खतरा है। लेकिन उनकी बात उस समय किसी ने उस पर अमल नहीं किया और सब अपने अपने रास्ते पे चले। सबको अपनी अपनी इम्पेरेटिव्स है, एनर्जी इम्पेरेटिव्स है, अपना अपना रिक्वायरमेंट है। तो कोई, मैंने पहले भी कहा कि कोई इनका कलेक्टिव स्ट्रैटेजी जो है अभी तक नहीं रहा है। तो जहाँ तक मेडिटेरेनियन का सवाल है, तो देखिए यहाँ पर आप जो ये पूरी खूनी खेल देख रहे हैं, पूरा खूनी खेल, ये सब एनर्जी को लेके, ये सब एनर्जी सप्लाई टू यूरोप को लेके, चाहे वो इराक का वॉर हो या उसके पहले ये जो कुछ भी है, सारा मतलब एनर्जी का मामला है। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ सीरिया का। पहली मैं बात बता दूं कि मेडिटेरेनियन के कोस्ट पे, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के कोस्ट पे काफ़ी गैस मिला और सबने अपना अपना तकरीबन असेसमेंट कर लिया है। इजिप्ट के पास काफ़ी है, इज़राइल के पास भी उधर काफ़ी गैस का ये हुआ है। एक कंट्री शायद जो एसेस नहीं कर पाया वो है लेबनान। इजिप्ट के पास तो काफ़ी ये मिला है। तो आपने जो देखा ये पूरा ये जो खूनी जो खेल चल रहा है वहाँ पे, तो आपको सीरिया की मैं बात बताता हूँ कि सीरिया ने कतर के साथ एक समझौता किया कि कतार में जो गैस है वो सीरिया के पाइपलाइन जाएगी और वहाँ से फिर मेडिटेरेनियन से वो यूरोपियन कंट्रीज़ के जाएगी। ये इस वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली लाइन की। अब रशियंस को पता चला, वो बिल्कुल एक्शन में आ गए। वो एक्शन में आ गए कि हमारा तो मोनोपोली जो है, ये मोनोपोली ये तो चैलेंज होगा। तो इन्होंने फिर अपने जो लिवरेजेस थे, सीरियन रजीम, असाद रजीम पर वो लिवरेजेस इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और उस जो एग्रीमेंट जो बन रहा था उसको इन्होंने सबोटाज कर दिया रशियंस ने। यही नहीं, इसके जवाब में कतार ने क्या किया कि फिर वो ऑपोजिशन ग्रुप्स को रजीम के खिलाफ जो ऑपोजिशन ग्रुप्स थे उनको इसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनको हर तरह की मदद देने लगा और इसीलिए वो सिविल वॉर जो आप देख रहे थे सीरिया में, वो सिविल वॉर शुरू हुआ। मैं आपको एक और बात बता दूं कि रशिया ने वो अपनी मिलिट्री वहाँ डिप्लॉय की और वो इसीलिए था कि जो उसकी जो मोनोपोली यूरोपियन एनर्जी मार्केट पे, वो किसी तरीके से उसका कोई उस पे चिप अवे नहीं कर सके। तो वहाँ मिलिट्री उसमें इंटरवेंशन कर दिया। अब है क्या कि ये जो पाइपलाइंस जितने जा रहे हैं या जो ये ऑयल एंड गैस फील्ड्स हैं, अब इनको कुछ कंट्रीज़ के पास और क्या क्या वेक्टर्स हैं, क्या टूल्स हैं।
मैंने आपने मज़हब की बात की ना, तो ये मज़हब जो है अब काम आते हैं, वेक्टर की तरह, हथियार की तरह, औजार की तरह, लिवरेज की तरह ये मज़हब अभी काम आता है। तो ये तमाम ये मजहबी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको इंटेलिजेंसीज खड़ा करती हैं कि या तो आप जो पाइपलाइंस हैं उसकी आप सुरक्षा दो, या नहीं तो किसी पाइपलाइन को सक्सेसफुल मत होने दो, ये दोनों चीज़ों के लिए। तो कहीं पे इस्लामिक स्टेट, आईसिस का राइज भी इसी पिछले हुआ। हाँ, अचानक ही राइज था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि एक ऐसा ये एक ऐसा मजहबी केमिस्ट्री है कि उसको वो जब चाहे वो उसको थोड़ा आप कैटलिस्ट बन जाए वो तैयार हो जाता है। क्या हुआ अफ़गानिस्तान में रातों रात उन्होंने नॉर्मल जो मुसलमान भाई थे उनको रातों रात फाइटिंग मशीन बना दिया, क्योंकि कहीं पे इंग्रेडिएंट तो है ही उसमें, वो चीज़ उसको इन्होंने पढ़ा है। और देखिए ये केवल ये मत समझिएगा कि ये सारी सरकारें प्लानिंग करती है और सरकार मतलब ये सब सोचती है, और वहाँ पे बैठे हुए जो करियर डिप्लोमेट्स हैं या करियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वो सारी योजना बनाते हैं। अमेरिका में, वेस्ट में जितने कंपनीज हैं उनकी ज़्यादा इंटीमेट नॉलेज है इन सब, और प्रैक्टिकल नॉलेज है इन सब चीज़ के बारे में। तो अब डिक चेनी का ले लीजिए, जो वाइस प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, उन्होंने कहा था ये पूरे कैस्पियन सी रीजन के बारे में कि मेरी याद में कोई ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि कोई रीजन स्ट्रेटजिकली इतना इंपॉर्टेंट सडनली हो गया एक जियोपॉलिटिकल इवेंट के बाद। तो ये जो कंपनीज जो हैं इनके लिए ये बहुत, इन कंपनीज की जो जीडीपी है वो कई देशों को, राष्ट्रों के जीडीपी से ज़्यादा है। क्या ये तेल की कंपनियां यूनिकॉल इससे नहीं बात कर रही थी तालिबान से अफगानिस्तान में? ये जो तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान जो और इंडिया पाइपलाइन है उसके बारे में वो बातचीत हो रही थी और अच्छी बातचीत चल रही थी उस समय। तो ये केवल वेक्टर्स हैं, ये केवल वेक्टर्स हैं, इसमें कोई ये नहीं है, बस पैसा आना चाहिए, काम चलना चाहिए। बाकी उनको ये लगता है कि ठीक है, ये आप कोई ना कोई तरीका तो ढूंढोगे ना, इंटरवीन करने का कोई तो बहाना ढूंढोगे। तो ये जब हुआ तो अब रशिया वहां पे सीरिया में जाके बैठ गया, फिर उसने धीरे धीरे जितने इनके ऑयल एंड गैस राइट्स जो हैं, और इन्होंने रशिया ने वो उनसे साइन कर लिया है सीरियन रिजीम के साथ। और उन्होंने ये भी कहा है कि शायद 25 अगले 25 साल तक वही सब कुछ, मतलब वो जो उनका जो गैस का जो भंडार होगा उसका सारा का जिम्मेदारी इन्होंने अपने पास ले ली है। तो मैंने आपको एक सीरियन कॉन्फ्लिक्ट को बताया और एक इस्लामिक स्टेट के उसके बारे में बताया। अब ये सारा खेल किस लिए हो रहा है? एनर्जी के लिए, एनर्जी, यूरोपियन एनर्जी के लिए। और अब इसमें बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अभी काफ़ी, मैंने आपको बताया इजिप्ट में गैस निकल गया है, उन्होंने 5 बिलियन डॉलर, $10 बिलियन में उन्होंने 2 वो प्लांट्स भी लगाए हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस को। वो क्या होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस में कि आप -260 डिग्रीज पे उसको आप कूल करते हो गैस को, ठीक, और वॉल्यूम उसका 600 टाइम्स उसको मैनिपुलेट करते हो उसका। तो इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड वो चाहिए होते हैं,
और ये पनामा कैनाल से अभी तक जो अमेरिका में जो गैस हो रहा है, अब आप लोग पूछेंगे एलएनजी में क्या प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ से, मान लीजिए एशिया में क्यों नहीं आ सकता अमेरिकन जो एलएनजी था, तो वो भी शायद 2016 में वो पनामा कैनाल को फिर से उन्होंने री इंजीनियर किया, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े वो कंटेनर्स, वो जो शिप्स थे जो कि पनामा कैनाल उसको टेक ऑन, उसको उस पर वो नहीं कर सकता था, उस पर अप्लाई नहीं कर सकता था, तो उसको उन्होंने वो किया है। अब हुआ क्या है साहब कि ये मेडिटेरेनियन जो है, ये मेडिटेरेनियन में यही चल रहा है। अब देखिए ये गैस का क्या है, अब ये भी बात चल रही है कि जो इजराइल का जो गैस है वो इजिप्ट जाएगा, जो कि कभी दुश्मन हुआ करते हैं, वो गैस वहाँ जाएगा और वहाँ से ये लिक्विफाइड होके ये इजिप्ट से उस तरफ को जाएगा। सडनली जो साइप्रस का ये जो इलाका है साइप्रस का, ये सडनली इम्पोर्टेंट हो गया है, वहाँ भी काफ़ी गैस ये है, समझ रहे मेरी बात। तो ये गैस जो मेडिटेरेनियन में है, ये इसका भी एक अपना जियो पॉलिटिक्स है। और ये जितना खूनी खेल मैं कह रहा था, ये आज से नहीं, ये तो मैंने मोसादेक के टाइम से आपको मैंने कहा ना भाई, अगर आप नक्शा देखें वेस्ट एशिया का, खास करके अरब सेगमेंट का, तो आप स्ट्रेट लाइंस देखोगे, है ना। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइंस हैं बिल्कुल इनके, अगर आप देखें तो इनके बाउंड्रीज जो है, ठीक है ना, वो आपको मालूम है कि वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने आपस में बांट लिया था कि ये तेल हमारा, तो इधर से एक लाइन जा रही है, ये इधर का तेल तुम्हारा, इस तरीके से बना था। तो वो तेल की वही एनर्जी की राइवलरी वहाँ पे चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये पूरी जो आप स्थिति देख रहे हैं, वो इसको आप कैस्पियन को मेडिटेरेनियन से जोड़ के देखिए, और मेडिटेरेनियन रीजन में जिसमें वेस्ट एशिया भी शामिल है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इसमें यूरोप भी है, इसमें यूएसएसआर भी है, इसमें ये भी रशिया यूएसएसआर में। अभी आप बोलेंगे कि ये ईरान का क्या इसमें रोल है, तो ईरान का मैंने बताया ना आपको, ईरान ये कैस्पियन सी के इधर है ईरान, ठीक है, लेकिन वही तो अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी तरह ईरान जो है वो किसी तरह से उसका कोई रोल हो ऑफ इन सप्लाई टू एनर्जी टू यूरोप, वो इसमें वो नहीं ये है। फिर इसमें इजरायली फैक्टर भी आ जाता है। तो ये सारा का सारा आप मामला देखें तो ये है मोनोपोली, रशियन मोनोपोली, और उसको डाइवर्सिफाई करने का जो द्वंद्व है, वो अभी आप ये कैस्पियन सी रीजन जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान शामिल है, और ये बाकी जो वेस्ट एशिया में है, उसको उस नज़रिए से देखें आप। सिंह साहब, लेकिन बार बार एक ही ख्याल आता है, क्या ये यूरोप की डिपेंडेंसी और डाइवर्सिफिकेशन का द्वंद्व कहीं एक बड़े जंग का रूप तो नहीं ले लेगा? जंग तो हो रही है, जो अजरबैजान आर्मेनिया का जो जंग हो रहा है, ये लड़ाई का अगर आप वजह देखें, इसका मूल कारण तो यही डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस डिपेंडेंस वाली लड़ाई चल रही है। और ये स्थिति पहुंची कहाँ से? क्योंकि इसके पहले बहुत सारा वो रशिया और जो मोनोपोली वाले और डाइवर्सिफिकेशन वाले जो फोर्सेस हैं, मोनोपोली में तो केवल रशिया ही है एक, और डाइवर्सिफिकेशन वाले फोर्सेस जो हैं उनके बीच में ये मनूवरिंग्स और आउट मनूवरिंग्स तो चल ही रहा था। अब कहाँ से ये आउट मनूवरिंग का कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ? ये सिलसिला, हालांकि चिंता तो बहुत पहले से थी, लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी तब आई जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, और ये तमाम जो ये न्यू एनर्जी सेंटर्स जो है कैस्पियन के चारों तरफ उभर के आ गए, तो एक अपॉर्चुनिटी आई, ढेर सारा तेल और गैस मिल गया।
तो पहली अपॉर्चुनिटी मिली इनको, तो इन्होंने 94 में, जिसको वो डील ऑफ द सेंचुरी कहते हैं, वो बाकू तबलिकी सीहन पाइपलाइन वाला जो ये हाँ, उसको उस पर काम शुरू हो गया। अब जब यहाँ पे काम शुरू हुआ तो रशियंस ने कहा कि ठीक है, तुम अगर इधर से हम रोकोगे तो हम सबको हम बाईपास कर देंगे लेके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये रशियन टेरिटरी से हम ये ब्लैक सी के थ्रू हम पाइपलाइन ये लगा के डायरेक्ट यूरोप को हम भेजेंगे। उसको इन्होंने सबोटाज किया, कामयाब हो गए। जो वेस्टर्न फोर्स, जो अमेरिका के जो कुछ एलाइज थे और जो अमेरिकन थे, उसमें वो सक्सेस उनको मिला। लेकिन रशियंस ने वो अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर रिटेलिएट किया। उन्होंने ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जब ये की जर्मनी के साथ की। अब है क्या कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मैंने जो बताया कि इनका कोई कलेक्टिव, इनका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है यूरोप का। सबका सेगमेंटेड अप्रोच है, पहली बात। सबकी जो आर्थिक हालात हैं वो दूसरे ये हैं। आर्थिक हालात की मैं आर्थिक पहलू की इसलिए बात कर रहा हूँ कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो रशियन गैस सप्लाई जो है वो, अगर आप मेडिटेरेनियन गैस सप्लाई जब भी वो रियलाइज़ होता है, मेडिटेरेनियन गैस सप्लाई, उससे कहीं ज़्यादा सस्ता होगा। और ये भी एक हकीकत है कि जितने यूरोपियन जो देश हैं वहाँ पर सरकारें डील नहीं करती हैं एनर्जी की, कंपनीज करती हैं। तो कंपनीज तो वहीं जाएंगी ना जहाँ से उनको सबसे सस्ता माल मिलेगा। तो ये ढेर सारी ये समस्याएं हैं। तो जब ये मनूवरिंग्स और आउट मनूवरिंग ये जब होने लगा यहाँ पे रशियन एनर्जी को लेके, तब अमेरिकन्स ने ये ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे मेडिटेरेनियन वाले ये पाइपलाइंस के बारे में। और सारी, चाहे वो इराक हो, चाहे वो लिबिया का ये हो, ये सारा पाइपलाइन ये एनर्जी सप्लाई से रिलेटेड है टू यूरोप। 2006 में रीगा में, लाटविया का कैपिटल है रीगा, वहाँ पे मीट हुई थी नाटो की अफगानिस्तान को लेके। और उसमें रिचर्ड लुगर जो सेनेटर थे, वो बाद में सेनेटर बने रिपब्लिकन के, उन्होंने बोला कि ये सबसे बड़ा आज कोई कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स होगा तो ये एनर्जी सप्लाई टू यूरोप, उसका मतलब वो सबसे बड़ा कारण बनेगा। उन्होंने ये बात कही थी और वो गलत नहीं है। तो मैंने आपको सारे पहलू इसके बता दिए कि ये मनूवरिंग आउट मनूवरिंग जो चल रही थी वो अभी आप देखिए एक छोटे सा जंग ले ली है। अगर मामला थमा नहीं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बड़ी जंग कब होती है? जब स्टेक्स बहुत हाई है। और इसीलिए मैंने ये नक्शा, मैंने कहा कि आपने जब मुझे फ़ोन किया कि इस बारे में आप मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको किसी तरीके से नक्शे में इसको समझाया जाए। अब हर एक बारीकियां, तो मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं सारी बारीकियां आपको उसमें बताऊं, काफी बहुत क्लियर हो रहा है, लेकिन मैं जो ब्रॉड जो ओवरऑल पिक्चर है वो मैं आपको बताने की कोशिश मैंने की है इसमें। सिंह साहब, आपकी बातों का एक निचोड़ निकालें तो एक अनुभूति तो जरूर होती है कि मार्केट ही मजहब का नियंत्रण करता है और मजहब मार्केट को बनाने और ध्वस्त करने का काम करता है। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, और इतिहास इसका गवाह है। मजहब का इस्तेमाल केवल लूटपाट के लिए किया गया है। आप देखें तो अगर मजहब को लूटपाट को एक सैंक्टिटी देने के लिए उसको एक चादर के रूप में इस्तेमाल किया गया। वो जो लूटपाट की जो प्रवृत्ति होती है ना,
उसको एक लेजिटिमेसी देने के लिए, उसको एक वो शुद्धिकरण का, को जो आपने लूटपाट का जो माल ये किया उसको शुद्धिकरण करने का एक तरीका बनाया गया, एक हथियार बनाया गया लूटपाट का। कारवा नहीं लूटे जाते थे। क्या मजहबी ग्रंथों में यह नहीं लिखा हुआ है कि लूट का माल जो है वो किस तरीके से उसका बंटवारा होगा? केवल, और उस माल में औरतें भी शामिल हैं, स्लेव्स भी शामिल हैं, ठीक है? केवल वो हीरा, सोना और चांदी नहीं, सभी चीजों का बंटवारा वो लिखा हुआ है। मजहबी जो जिस मजहबी ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूं, आप वो समझ रहे हैं मैं किस मजहबी ग्रंथ की बात कर रहा हूं? उसमें लिखा हुआ है कि 2 हिस्सा इन्फेंट्री को जाएगा, दो हिस्सा कैवेलरी को जाएगा, यानी घुड़सवारों को, 1 हिस्सा पैदल सेना को जाएगा, 1 मुखिया को जाएगा। मुखिया से आप समझ सकते हैं कौन है? मुखिया को जाएगा, और ये दूसरा जो है वो कम्युनिटी की तरफ जाएगा। तो ये लूटपाट, ये मजहब तो केवल एक लूटपाट के लिए, एक लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनकी जो गिल्ट की भावना है उसको कम करने के लिए, ये सब ये मजहबी चादर है ये यहाँ पे, और ये शुरू से रहा है। और इसीलिए कोई फकीर, कोई पादरी, कोई प्रीस्ट, कोई ये जो मतलब जो इन्वेडिंग सेना के बाद आया है, वो सबसे बड़ा हैवान, जो उसके लड़ाके थे उससे भी बड़ा हैवान, उस लूटपाट की खंडहर पर वो अपना मजहब का व्यापार करने आया। इसीलिए मैं ये जितने ये कहते हैं ये संत, वो सूफी संत, ये पादरी, वो प्रीस्ट, मैं ये सब देर ऑल मर्डरस, ये खूनी चीज है साहब। आज पाकिस्तान का आप ले लो, मिसाइल का नाम है गजनी। यहां पर भी बहुत लोग गजनवी को अपना पूर्वज मानते हैं। वो कौन था? महमूद गजनी। महमूद गजनी ने इतने बार जो हिंदुस्तान में आया, वो किस लिए आया था? लूटपाट। 17 या 18 बार आया, वो हर बार लूट के ले गया। और वो आदमी, आपको मालूम है, अपने जिंदगी में कभी उसने हज नहीं किया। आपको लूटपाट की एक और मैं वो बताता हूं। जब लूटपाट और मजहब और इसकी बात आप कर रहे हैं, तो आपको मालूम है, आप इतिहास देख लें कि भारत में कोई भी मुसलमान शासक कभी भी हज करने नहीं गया। कभी भी हज करने नहीं गया। अगर कोई गया तो वो बेगम ऑफ भोपाल 1857 के बाद वो गई थी, और वो इसलिए कि अंग्रेजों का उन्होंने बहुत साथ दिया था, तो अंग्रेज बड़े खुश थे। उन्होंने बोला, बेगम आप हो आओ हज से, हम आपका संभालेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं तो ये सब इसीलिए नहीं जाते थे कि इनको ये नहीं मालूम था कि कौन तख्ता पलट देगा, कौन तख्ता पलट, फिर क्या होगा, सारा हमारा माल लूट जाएगा। क्योंकि सब प्रवृत्ति तो जैसी इनकी वैसे इनके दूसरे लोगों की। तभी तो ये एक सी जैसी प्रवृत्ति होती थी लूटपाट की, तो ये भाइयों को काट देते थे, है कि नहीं? वो कहते हैं ना कि जब शाहजहां को जब इसने, ऐसा कहा जाता है कि जब दारा शिकोह का सर काट के भेजा उसके पास, तो उसने अपने बाप से पूछा, शाहजहां से, कि अब महसूस हो रहा है कि तुमने जब अपने भाइयों को काटा था तो कैसा लगा हुआ था। तो ये सारे आप बताओ कि नादिर शाह से लेके अहमद शाह अब्दाली तक, अहमद शाह अब्दाली को बुलाने वाला कौन था? वो भी तो ये था संत। अगर कोई कुछ से पूछे, शाह वलीउल्लाह कौन था? अपने आप को बहुत बड़ा संत मानता था।
और उसने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया कि आजा लूटपाट कर ले यहां से। वो दूसरी बात है कि जब लूटपाट ये हो गया तो फिर आपने अपना एक वो मज़ार बनाया और अपना जो भी उनका एम्पायर बन गया, और आज लोग वहाँ कई ऐसे ऐसे लोग। तो ये सारा ये मजहब का, इसी तरह से अमेरिकन वो जो ऑयल कंपनीज की जो हम बात कर रहे थे, वो बहुत क्लियर है अपने माइंड में, उन्हें मालूम है कि ये कौन है। ये उनको मालूम है कि इनके ये मजहबी लोग हैं। इनको कुछ किसी भी चीज में, क्योंकि इनके पास वो मजहबी लिटरेचर है जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। एक जाकिर नायक आया, उसने पूरे लोगों का दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि कहीं लिटरेचर है उसी का इस्तेमाल किया ना उसने, कहीं दूसरे उसने तो खुद कुछ लिखा नहीं। उसने तो कोई मजहबी लिटरेचर नया नहीं बनाया, जो था वही लिखा उसने बताया। वो अब कहने की बात है कि आपने जब खुद नहीं पढ़ा हुआ है तो आप कह दें कि नहीं नहीं वो गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, गलत इंटरप्रिटेशन है। मक्का में जो अच्छी अच्छी बातें बोली गई वो उसका आप हवाला देते रहो, लेकिन मक्का के बाद मदीना में क्या क्या बोला गया, जिसको इस्लाम में थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन कहते हैं, कि जो मदीना में बोला गया अगर एक ही इशू पे, और और मक्का में भी बोला गया, और तो मदीना सुपरसीड करता है उसको। तो वो वाला पोर्शन को आप उसको हाईलाइट करते हो, जबकि वो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये मजहब आप इसका देखो, अंग्रेजों का देखो, हमारी और आपकी क्या औचित्य है साहब। 1746 में एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ चेन्नई में, ठीक है, क्लाइव और डुप्लेशिस। हाँ, और हम जिस इलाके में, मैं भी आपके साथ गया था जब वो किताब लिख रहे थे उस पे, उसी इलाके में, वहां पे अडियार रिवर पे फ्रेंच का कब्जा हो गया। क्लाइव आपको मालूम है कि उस समय कैसे भागा था वहां से। फ्रेंच का कब्जा हो गया तो इनमें आपस में फिर सुलह हुई, एंग्लो फ्रेंच वॉर जो चल रहा था वो अंत हुआ। तो ये तय हुआ कि भाई ऐसा है कि तुम यार ये कनाडा का जो क्यूबेक प्रोविंस है ना वो ले लो। तुम फ्रेंच को बोला तुमको कोयला चाहिए ना, हमारे पास कोयला बहुत है, तो ये क्यूबेक प्रोविंस तुम ले लो। तो फ्रेंच को ब्रिटिश ने क्यूबेक प्रोविंस दे दिया कनाडा का जो इनके पास था, और बोला ये वाला छोड़ दो यार, हमारे पास कपड़ा नहीं है पहनने को, हमको ये कपड़ा चाहिए, ये साउथ इंडिया का। आज ये टाई और सूट बूट पहन के ये नालायक लोग जो घूम रहे हैं, इनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, और दूसरे भाई के पास कोयला नहीं था, लेकिन उनके भी पीछे पीछे मजहब जी, बड़े बड़े चर्च, ऐसे ऐसे इतनी ऊंची चर्चेस बनाए। तो ये सारे मजहबी दुकान है। आज ही एक वो पकड़ा गया है कोई इधर, आपके NIA ने उसको, कोई स्वामी है जो तमिलनाडु का है, झारखंड में जाके वो अपना मजहबी दुकान चला रहा था, चर्च का आदमी था। तो मेरा कहने का, देखिए, एक बहुत बुनियादी सवाल है कि ये जितने ये लुटेरे जो ताकतें, जो लुटेरे लूट में भरोसा रखने वाले जो मजहब हैं, उनको अपनी संस्था चलाने का क्यों छूट होना चाहिए, आप ये बता दें। अमली जामा डाल रखा उनके ऊपर धर्म का, नहीं मजहब की, ये मैं मजहब की बात कर रहा हूं। अब आप बताइए कि आप मुझे, मैं इसी की तुलना आप करता हूं रामायण से, और बार बार इस बात को मैं कहता हूं कि रामायण में अगर मान लीजिए कोई ऐसा हो कि आपके इतने बड़े राजा रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी सेना ने बड़ी लूटपाट की, कहीं लिखा हुआ है? नहीं। महाभारत में
जो विजयी सेना थी, आपने कहीं पढ़ा कि औरतों को लूटा और उसका लूटा और स्लेव्स बनाए और ये किया? यही फर्क होता है धर्म और मजहब में। यही फर्क होता है धर्म और मजहब में। जो भी यहां हिंदुस्तान में आया, उसे मसाला चाहिए था, कपड़ा चाहिए था, उसको हमारे मंदिरों की मूर्तियां चाहिए थी, उसको जेवरात चाहिए थे, उसको यहां का सोना चांदी चाहिए था। वो सिर्फ इसीलिए आया। आप उसमें एक मजहब का आप फैक्टर आप जोड़ के उसको आप क्या डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हो? और अगर यहां की व्यवस्था, और उस व्यवस्था में मैं न्याय व्यवस्था की भी बात करा, अगर उनको इस बात का एहसास नहीं है कि धर्म और मजहब में क्या फर्क होता है, तो आपको इतिहास ठीक नहीं पढ़ाया गया, आपकी परवरिश ठीक नहीं हुई है, और आपकी न्यायिक जो भी फैसला होगा वो कभी सही नहीं होगा। अगर मैं जो बोल रहा हूं इसमें कोई एक बात, तो वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं ना, मजहब पैदा होते हैं और जो चीज पैदा होती है वो खत्म भी होती है, वो खत्म भी होती है। मजहब ने लूटा हिंदुस्तान के आके, उसी मजहब का तेल कोई और लूट रहा है। वो लूटने वाले आपस में ही लूट के अपना मतलब वो कर रहे हैं। ये सारी एक ही मजहब के बीच में वो हो रही है ना, ये द्वंद्व और युद्ध की जो बात कर रहे हैं, ये इन्हीं मजहबों के आपस में है और एक दूसरे के बीच में, इन मजहबों की। जो धर्म वाले, तो मैं देखता हूं कि मतलब हम तो इतने भाग्यशाली लोग हैं। हम तो इतने, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप देखोगे इसमें कि ना, ये अंग्रेज लोग पेटेंट पे बहुत विश्वास करते हैं। आपको मालूम है जगदीश चंद्र बोस ने कई ऐसी चीजें इजाद की थी और उन्होंने कभी भी पेटेंट नहीं क्लेम किया, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि जो भी आप करते हो, कोई भी शोध करते हो या कोई आविष्कार करते हो, वो मानव कल्याण के लिए है, वो आपकी जेब भरने के लिए नहीं है। तो ये आपने मजहब की बात की तो मैंने सोचा कि इस पे और ये बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं कि देखो ये तो हमेशा से रहा है। अभी क्या है कि मजहब सब फैक्टर है। अफगानिस्तान की लड़ाई में उन्होंने क्या किया कि मजहब को इस्तेमाल कर दिया कम्युनिस्टों के खिलाफ। और हमारा दुर्भाग्य देखिए कि 90 में जब ये वामपंथ का, वो भी एक मजहबी आइडियोलॉजी है, उस पर जब ये जिहाद ने उसको हरा दिया, फिर हारी हुई ताकत और जीती हुई ताकतें, हारी हुई ताकतें और जीती हुई ताकतें दोनों सक्रिय हो गई हिंदुस्तान में। और यहाँ तो उसके बाद आपके वो अंग्रेजी बोलने वाले बहुत लोग हैं, उसको कोई वो आप कर दो। और ये ह्यूमन राइट्स वाले, ये क्या, ये भी एक तो मजहबी नारा ही है ना। जो मजहब ये कहता हो कि मेरी ही पूजा पद्धति केवल स्वीकृत है, या वो ईश्वर तक ले जाती है, या जो नहीं करता है वो काफिर है, वो नॉन बिलीवर है, वो मजहब का ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं।